सर इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो क्या आप अपने स्कोर्स शेयर कर सकते हैं सर, या आप कितने क्लोज पहुंचे थे एग्ज़ाम को क्लियर करने में? Every time it was in my first two attempts, it was 16 marks. In third attempt, it was around 14 marks. वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आपके सामने जो ये पॉडकास्ट सीरीज लाए हैं जिसका नाम है यूपीएससी बियॉन्ड यूपीएससी। इस सीरीज का पर्पस है यूपीएससी के लिए बेटर गाइडेंस अवेलेबल कराना, पर साथ ही साथ सक्सेसफुल लोगों के स्ट्रगल्स और उनसे उभर पाने की जो स्किल्स है उनको शेयर कराना, ये भी इसका एक मकसद है। इसी तरह आज हम जिन्हें आपके सामने ला रहे हैं, जिनके फादर को उन्होंने एज अ होम गार्ड आईएएस आईपीएस के बंगलोज पर ड्यूटी में देखा है और वहीं से इंस्पायर होकर उन्होंने यूपीएससी एग्जाम देने का मोटिवेशन अर्ली लाइफ में ही ले लिया था और अपने दिए हुए 3 यूपीएससी अटेम्प्ट्स में तीनों बार वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए थे। और सर के प्रिपरेशन की खास बात यह है कि उन्होंने ये करिश्मा बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किए करके दिखाया है। तो डायरेक्टली सर के पास चलते हैं, जिनका नाम है सत्यजीत पांचाल सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू आवर टुडेज पॉडकास्ट सर। और सर मेरा आपसे क्वेश्चन यही रहेगा कि सबसे पहली बार आपके दिमाग में यूपीएससी को अपीयर करने का थॉट कब आया और क्यों आया? Actually, it was my childhood dream. My father worked as a home guard. उन्होंने काफी आईएएस आईपीएस के बंगलोज पे काम किया and there I seen the work done by IAS IPS officer and that inspired me to join civil service. ओके, तो मतलब सर आपको क्लैरिटी थी पहले से कि आपको 12th के बाद से ही यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है? Actually, I started my preparation journey after 12th class with graduation. तो सर आपने कहीं से कोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया, और वो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन? Actually, I prepared it by myself. मैंने सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन करा फ्रॉम माय होम टाउन कोटा राजस्थान। बट फॉर सीरीज आई जो टेस्ट सीरीज में एक्सपर्ट्स आपकी इवैल्यूएशन करते हैं, तो उससे आपको रेगुलर और पॉजिटिव फीडबैक, रेगुलर और एक्यूरेट फीडबैक आपको मिलता है। तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वही कोचिंग का एक्सपेंडिचर था। तो सर उसके बाद आपने मतलब सबसे पहला अटेम्प्ट आपने किस ईयर में दिया था? 2020 आई क्लियर प्रीलिम्स एंड आफ्टर दैट मेंस भी क्लियर हो गया था, इंटरव्यू के फाइनल। तो जब भी आपको पहला फेलियर मिला, मतलब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया और फिर इंटरव्यू में नहीं हो पाया, तो व्हाट वर योर फीलिंग्स? मतलब काफ़ी शॉक लगा होगा, राइट? That was a very shocking thing. And after that, उसके जस्ट 15 दिन बाद में दूसरा प्रीलिम्स था और उसके लिए अनप्रिपेयर्ड था, क्योंकि मुझे लग रहा था आई एम क्लियर एग्जाम, इंटरव्यू भी अच्छा ही गया था। So it was a very difficult experience, but one thing that taught me, that experience taught me that कि आप हमेशा प्लान बी, हमेशा फेल के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। अगर नहीं होता है तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक, and by God's grace I cleared prelims again, but after that I I realized कि यूपीएससी काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको हमेशा से प्रिपेयर होना हर एक स्टेज के लिए, कि अगर आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रेगुलर होती रहनी चाहिए। सर आपकी केस में एक चीज़ काफ़ी नोटिसेबल है यहाँ पे कि आपने हर बार प्रीलिम्स को बड़ी इजीली क्रैक कर लिया है, जबकि प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक ऑलमोस्ट 99% लोग प्रीलिम्स में ही एलिमिनेट हो जाते हैं और आप हर बार प्रीलिम्स को क्लियर कर पा रहे हैं। तो ऐसी वो क्या अलग स्ट्रेटेजी रही या क्या अलग किया आपने बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में हर बार अच्छा सक्सेस मिल रहा है? प्रीलिम्स को लेकर मेरी स्ट्रेटेजी काफी सिंपल थी। दो आई बिलीव कि प्रीलिम्स काफी ज्यादा रैंडम है, बट स्टिल कुछ चीजें जो आप अपनी साइड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे अप्लाई हो, उसका सबको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड थिंग, स्टैंडर्ड बुक आपको लेनी चाहिए, स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड बुक्स। और जैसे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो तो आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए। मैंने अराउंड सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज इन माय ओपिनियन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो मैंने एक एक क्वेश्चन को 3-4 बार करा है, तो उससे मुझे हर बार क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन सोल्व करने से आई रियलाइज कि यूपीएससी ने क्यों
पूछा है, व्हाट इज द ट्रैप इन दैट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स कैन बी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। तो उससे काफी ज्यादा मुझे हेल्प मिली प्रीलिम्स और मेंस को करने में, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग इन अ टारगेटेड मैनर। जैसे कि सर हम 2023 में देख पा रहे हैं कि यूपीएससी ने अपना पैटर्न जो है वो बहुत ही चेंज कर दिया है। एलिमिनेशन मेथड खुद ही एलिमिनेट हो चुका है ऐसा लग रहा है अभी। तो क्या लगता है सर आपको कि इस सिनेरियो में यूपीएससी का ये डिसीजन कितना सही या गलत था? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? आई वुड सजेस्ट कि हमें मेडिकली होके ये सोचना पड़ेगा कि ये गेम है और इसके रूल्स हैं, और रूल्स यूपीएससी डिसाइड करता है, एंड वी विल हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स यूपीएससी। तो अब जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है यूपीएससी का, तो इसमें स्टिल, क्योंकि आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, तो आई हैव नोटिस कि जिनका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है उनका अभी भी क्लियर हो रहा है। एलिमिनेशन टेक्निक पे रिलाई करते हुए भी जिनका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है उनका क्लियर हो रहा है, तो आपको स्टैटिक अच्छे से रखना चाहिए। एंड सेकंड, व्हाई यूपीएससी इज डूइंग दिस, सो माय फ्रेंड्स और जो टॉपर भी हैं उनसे मैंने डिस्कस करा और काफी मैंने इस पे पढ़ा भी है कुछ। तो एक रीजन निकल के आ रहा है कि यूपीएससी चाहती है आप फुल टाइम प्रिपेयर ना करें। यूपीएससी वांट्स टू एंड द एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स बाय चेंजिंग द पैटर्न। तो मतलब सर आपका जो एक अप्रोच रहा है वो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करने का रहा है, ऐसा देखा जा रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है सर, सही बात है। मतलब हम लोग भी इसी में बिलीव करते हैं कि अगर आप स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर करें और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप डायनामिक जो रैंडम चीज़ें जैसे आ जाती है, करंट अफेयर्स और बाकी सब जिसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है, तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है ओवरऑल प्रिपरेशन में। एंड तो सर आपके हिसाब से 100 में से अगर देखा जाए तो स्टैटिक का कितना रोल रहता है? 100 क्वेश्चंस में से स्टैटिक का कितना रोल रहता है, कितना डोमिनेंस रहता है? आपका क्या टेक है सर इसके ऊपर? स्टैटिक और करंट अफेयर का एक जो रेशियो है वो वेरी होता रहता है। काफी बार स्टैटिक के साथ में करंट मिक्स होके आता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू पिनपॉइंट कि कितना क्वेश्चन स्टैटिक और करंट का आता है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन जनरली सोल्व किए जा सकते हैं। पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी का भी काफी ज्यादा स्टैटिक, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो डायनेमिक के साथ इंटीग्रेट करके उस क्वेश्चन सोल्व कर। तो कुछ कुछ जहां जहां पे स्टैटिक नॉलेज आपकी अच्छी है तो करंट अफेयर को समझने में भी मदद करती है और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी सोल्व करने में मदद करती है। ये एडवांटेज। करेक्टली सेड सर। हमारा भी सिमिलर ही थॉट है इस चीज़ के ऊपर। तो सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने किस स्ट्रीम में से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, आपके क्या सब्जेक्ट्स रहे? टिल ट्वेल्थ आई स्टडीड इन जवाहर नवोदय विद्यालय कोटा, और ट्वेल्थ तक मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी। एंड आफ्टर दैट क्योंकि मुझे यूपीएससी जर्नी में जाना था, तो आई टुक आर्ट्स सब्जेक्ट्स इन माय ग्रेजुएशन। तो मैंने बीए करा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम कोटा यूनिवर्सिटी। और आफ्टर दैट आई एंड कॉलेज के टाइम से मैं प्रिपेयर भी कर रहा था यूपीएससी की। बेसिक लेवल पे कर रहा था, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स। और फिर जैसे कॉलेज खत्म हुआ, देन आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज, वो टारगेटेड मैनर में फिर तैयारी चल। तो सर एक रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जैसे बाकी भी जगह पे पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन कि वाई यूपीएससी? यूपीएससी ही क्यों और बाकी फील्ड्स क्यों नहीं? बिकॉज स्पेशली फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास बैकग्राउंड, यूपीएससी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो भी डाइवर्सिफाइड फील्ड में आप वर्क कर सकते हो। जैसे आईएएस की जॉब है वो काफी ज्यादा डायनेमिक है, डाइवर्सिफाइड है। आप हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह आप अपना इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो जो प्लेटफॉर्म यूपीएससी प्रोवाइड कराता है लीडरशिप के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, तो इसलिए यूपीएससी। और सेकंड थिंग, यूपीएससी इज काइंड ऑफ अ जनरल एग्जाम जहाँ पे ऑल फील्ड के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। किसी ने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, इंजीनियरिंग करी है, डॉक्टर हैं, वो सब आ सकते हैं इसमें। तो ये भी एक एडवांटेज है कि यूपीएससी आपका आप बन देता है हमेशा। सर जैसे पिछले कुछ सालों में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है, आई थिंक 2011 में, उसके बाद से इंजीनियर्स को एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिलने लगा है ओवर दी अदर स्ट्रीम्स। तो क्या लगता है सर आपको कि इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन है, या फिर इंजीनियर्स का जो नंबर बढ़ रहा है वो इस कारण है क्योंकि उनको सीसैट का थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड होता है?
आप इस बारे में क्या सोचते हैं सर? बेस्ड ऑन द डेटा इट अपीयर्स सो, लेकिन इंजीनियर्स को दूसरे एडवांटेज भी रहते हैं। जैसे जो जनरली आईआईटी एनआईटी से जो स्टूडेंट पास होते हैं उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है यूपीएससी में। तो उनको जो फैसिलिटीज मिलती है, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स है जो आए तो उनको एलमनी का सपोर्ट भी था, वहां से काफी सारे आईएएस आईपीएस ऑलरेडी पास आउट थे। तो जो मैं मेंटोरशिप दे रहा हूँ मेरी साइड से, तो वो मेंटोरशिप उस टाइम पे उनको अवेलेबल थी, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप अवेलेबल थी उनके सीनियर। ये सपोर्ट बाकी कॉलेजेस के, नॉर्मल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को नहीं होता, नॉर्मल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, सीसेट जिस तरीके से डिफिकल्ट हो रहा है स्पेशल मैथ्स और रीजन, वो भी उनको एक एडवांटेज दिखा है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली यूपीएससी को अनफेयर ठहराना गलत होगा, बिकॉज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बाकी तरीके से एडवांटेज देते हैं। तो सर अगर आप इस बैकग्राउंड से ना होते तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए? आई वुड से सिलेबस एंड पीवाईक्यू। तो सर फिर आपकी बुक लिस्ट क्या होती? मतलब आप एम लक्ष्मीकांत से ही स्टार्ट करते या फिर जो दूसरी रेफरेंस बुक्स आती है तो उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं? आई वुड से कि आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो सर जब आपने अपना पहला प्रीलिम्स फेस किया तो आपकी मेंटल स्टेट उस दिन उस मोमेंट पर क्या थी? मतलब आपके दिमाग में आई एम श्योर बॉम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स तो हो रहा होगा, तो आपने उसको कैसे टैकल किया या फिर क्या आपकी मेंटल स्टेट थी? आप थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। एग्जाम देने के पहले इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। काफी टाइम की मेहनत थी और काफी एस्पिरेशंस भी थी, और लग रहा था क्लियर होगा कि नहीं होगा। हार्ड वर्क तो करा था अपनी साइड से, बट हाँ, लेकिन ये भी था कि यूपीएससी के लिए एकदम टारगेटेड स्टडी करी है, पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करा है। तो मेरे काफी और टेस्ट सीरीज में भी अच्छा स्कोर आ रहा था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स क्लियर देने के पहले तो काफी स्ट्रेस था, बट आफ्टर दैट आई वाज रिलैक्स्ड, बिकॉज मैंने जो आंसर कीज आ जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उनसे मैच कराना शुरू कर दिया था मार्क्स को, और मेरा कट ऑफ के वो आ रहा था। तो मैं रिलेट था कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर होगा, अब मैं इसके लिए तैयारी। सर आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में आपने टेस्ट सीरीज़ का सहारा कभी लिया? और अगर लिया या फिर नहीं भी, तो सर टेस्ट सीरीज़ का एक एस्पिरेंट के यूपीएससी की जर्नी में प्रिपरेशन में कितना बड़ा रोल रहता है और किस टाइप की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए? टेस्ट सीरीज के मल्टीपल एडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जैसे मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे एक डिसिप्लिन के लिए एक फैक्टर चाहिए था कि जिस कारण से मैं डिसिप्लिन रहूं। तो टेस्ट सीरीज के जरिए मैंने खुद को डिसिप्लिन करा। टेस्ट सीरीज का हर एक टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल होता है। तो जो टेस्ट होता था उसको उसके पहले मैं वो सिलेबस, टेस्ट का सिलेबस खत्म कर लेता था, एंड देन मैं उसका रिवीजन भी कर लेता था, उसी टाइम पे मैं टेस्ट देता था। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करा तो मेरा आराम से 2 या 3 बार रिवीजन हो गया था सारे सब्जेक्ट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेस्ट सीरीज आपको डिसिप्लिन रखती है, और वो आप पे प्रेशर क्रिएट करती है सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस इन अ टाइमली मैनर। और रिवीजन भी आपका टेस्ट सीरीज के जरिए हो जाता है, बिकॉज एक प्रेशर रहता है कि टेस्ट देना है, तो ऑब्वियसली बात है आप रिवीजन भी करते जाओगे। तो पहला एडवांटेज तो ये। सेकंड एडवांटेज टेस्ट सीरीज का ये है कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स यू लर्न अ लॉट। तो टेस्ट सीरीज में काफी सारी मिस्टेक करी, वहां से काफी कुछ सीखने को मिला। तो और जब आप कुछ सही भी करते हो तो आपको याद रहता है, टेस्ट से आपको चीजों को रिमेम्बर करने में भी मदद मिली। थर्ड थिंग, टेस्ट सीरीज से आप ओवरऑल देर इज अ स्किल ऑफ अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स पेपर एंड देर इज अ स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। तो आपकी दोनों स्किल इंप्रूव होती है। आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना अपने आप में, आई पर्सनली बिलीव कि जो मेरा एटलीस्ट जो मेरा क्लियर हुआ है कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो वो नॉलेज की वजह से नहीं हुआ है, मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना आता था। उसने काफी बड़ा रोल निभाया। एटलीस्ट 50% रोल तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स का है। और टेस्ट सीरीज वो पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स डेवलप करती है, जिसमें आता है आपका प्रेशर हैंडलिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका उन क्वेश्चंस को टेकल करना जिनके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनसे भी मार्क्स गेन करना सीख जाते हो। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से मिलती है। तो ये एडवांटेज है टेस्ट सीरीज। तो सर टेस्ट सीरीज़ जो है उसको आपने कब ज्वाइन किया था? और एक आइडियली आपके हिसाब से प्रीलिम्स के कितना पहले कोई एस्पिरेंट टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करे? एज इन 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, या फिर और 1 महीना पहले? कब? आपका क्या टेक है सर इसके ऊपर? जो मेरा 2020 का अटेम्प्ट था वो मई में था पेपर।
तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 year बैक, May 2019। उस टाइम से मैंने प्रीलिम्स की दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। एंड माय फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल कि जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे उसी सिलेबस पे, और मेंस का टेस्ट भी देंगे। तो वो दोनों टेस्ट में एक साथ सेम सिलेबस को खत्म करके उस पर प्रीलिम्स का भी टेस्ट देना है और मेंस का भी टेस्ट देना है। और कोचिंग की टेस्ट सीरीज देने के पहले मैं उसी प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू सोल्व कर लेता था। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत खत्म करी, देन पीवाईक्यू सोल्व करे, देन फिर प्रीलिम्स का टेस्ट दिया कोचिंग का, और फिर मेंस का टेस्ट दिया। तो उससे एक इंटीग्रेटेड वे में प्रीलिम्स में दोनों की तैयारी हो रही थी। और वैल्यू एडिशन के लिए दोनों टेस्ट में मुझे काफी सारे पॉइंट थे, तो मैं उनको स्टैंडर्ड बुक में वैल्यू एड कर लेता। आफ्टर दैट फिर मॉडर्न हिस्ट्री का भी सिलेबस कवर पीवाईक्यू करे, देन फिर टेस्ट, मेंस का टेस्ट, फिर वहां से वैल्यू एडिशन हुआ। इस तरीके से मैंने कंटिन्यू करा। तो एक साल पहले से मेरी प्री प्लस मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चल रही थी। सर जैसे आपको तो पता ही है कि यूपीएससी ये एक पूरे पर्सनालिटी की एग्ज़ाम है। ये कोई सिर्फ पढ़ाई करके रट के निकालने वाली एग्ज़ाम तो है नहीं, और उसमें ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी का एक जो जेस्ट है वो यूज़ होता है। बट ऑन दी अदर हैंड एग्ज़ाम का पोर्शन छोड़ने के बाद भी थ्रू आउट प्रिपरेशन ये काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग एग्ज़ाम है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एवरीथिंग। और उस केस में आपको कांस्टेंट एक मोटिवेशन का सोर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका वो मोटिवेशन का सोर्स आपके थ्रू आउट जर्नी में क्या रहा है? इन दिस मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर आपका वाई क्लियर है देन यू कैन टेक ऑन एनी हाउ। तो हाउ कुछ भी हो, अगर आपका वाई क्लियर है तो आप उसको कर लोगे। तो जब भी डिमोटिवेशन होता था तो आई रिमेम्बर कि मैंने ये स्टार्ट क्यों करा। और वो जो वाई का मैंने आपको बताया वही कारण था जिससे मैं बार बार मोटिवेटेड रहता था। फिर आफ्टर दैट कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सकते हैं। न्यूज में काफी बार आईएएस आईपीएस या अदर सिविल सर्वेंट्स के जो वर्क है उनको पढ़ के भी एक लगता था कि हाँ, इफ वी कैन क्लियर दिस एग्जाम तो वी विल बी आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन द सेम मैनर। तो ये सारे फैक्टर थे जिनसे मोटिवेशन मिलता था। एंड आल्सो आई टुक अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स, माय फादर मदर। तो वो भी काफी हार्ड वर्किंग है, तो वहां से भी काफी मोटिवेशन मिलता था कि हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 2020 में आपने इंटरव्यू को फेस किया फर्स्ट टाइम, और फिर सर उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आया और लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो सर उस चीज़ को आपने अपने पेरेंट्स को कैसे डिलीवर किया और उनका क्या रिएक्शन था वो न्यूज़ सुनकर? तो सर कोई किस्सा आपको याद है उससे रिलेटेड? आई वुड से कि वो काफी ज्यादा इमोशनली मेच्योर थे। उनको याद था कि मेरा 15 दिन बाद ही प्रीलिम्स है। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, या तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया होगा उस टाइम पे, बट उन्होंने इस ऐसे रिएक्ट करा कि सो दैट आई कैन बी नॉर्मल, मैं नॉर्मल हो सकूं। और उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, तुम तो तैयारी करो, वी आर सपोर्टिंग यू। एंड बिहाइंड दी डोर्स उनका क्या रिएक्शन था आई डोंट नो, उन्होंने मुझे शो नहीं करा। एंड आई थिंक कि उनका ये सपोर्ट था जिस कारण मैं दोबारा से प्रीलिम्स की तैयारी कर पाया उस डिफिकल्ट टाइम में, और जर्नी कंटिन्यू रही। सर अभी जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स में सक्सेस नहीं मिल पाया, मतलब मान लीजिए 2 3 4 या 5 अटेम्प्ट्स में भी उनको सक्सेस नहीं मिला है और वो अभी भी यूपीएससी पे ही स्टिक टू है। तो आपके ओपिनियन में ऐसे कैंडिडेट्स ने सर अभी क्या करना चाहिए? उन्होंने यूपीएससी पर और लगे रहना चाहिए या फिर प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए? और वो प्लान बी भी क्या हो सकता है? तो कुछ इसके बारे में थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए सर हमें। Based on my limited experience, so I would suggest कि it depends on lot of factors। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उनके बेसिस पे मेरा शुरू से क्लियर था कि 3 अटेम्प्ट्स देने, पूरी शिद्दत के साथ देने। आफ्टर दैट इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम माय प्लान बी। और मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था तो मुझे क्लियर हो गया था कि प्लान बी मेरा यूपीएससी फील्ड में ही रहेगा। तो अगर आपकी यूपीएससी जर्नी में आपको कुछ एडवांटेजेस अचीवमेंट्स मिले हैं भले छोटे ही, तो वो आपका प्लान भी क्रिएट कर देंगे यूपीएससी फील्ड में। और अगर ऐसा, और इसके अलावा भी जिस तरीके से अभी यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो यूपीएससी इज गिविंग क्लियर इंडिकेशन कि आप फुल टाइम प्रिपेयर ना करें, एटलीस्ट आफ्टर 2 3 अटेम्प्ट्स यू शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर प्लान। ओके। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 या 3 अटेम्प्ट अच्छे से दीजिए,
एंड देन उसके बाद में आप प्लान बी पे थिंक आउट कर सकते हैं। तो सर जिन लोगों का अब भी यूपीएससी में नहीं हुआ है, मतलब अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए समझ लीजिए, या फिर दूसरा भी कोई इशू, तो सर अब उन्होंने प्लान बी के क्या क्या ऑप्शंस लाइफ में रखने चाहिए, या आपको बेस्ट सूटेड क्या ऑप्शंस लगते हैं प्लान बी में? प्लान बी के ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, नाबार्ड के लिए कर सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं साथ के साथ। तो गवर्नमेंट एग्जाम एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड थिंग, अगर आप यूपीएससी फील्ड में आना चाहते हो तो यूपीएससी फील्ड में आप मेंटोरशिप, कंटेंट डेवलपर, टीचिंग, इसमें आपको एडवांटेजेस देते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहते हो तो न्यूज एंड मीडिया काफी अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट न्यूज़पेपर काफी पढ़ा होता है तो हर एक इशू की काफी अच्छे से समझ होती है, तो न्यूज एंड मीडिया में भी जाएगा। सर 2024 में जो एस्पिरेंट्स अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आप कोई टिप्स या फिर स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहेंगे? 2024 का अगर एग्जाम देना है तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ऑप्शनल को जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इवन इफ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेंस में इशू आता है, जिसके कारण आपका मेंस क्लियर करने में या फाइनल सिलेक्शन में भी इश्यूज होते हैं। तो ऑप्शनल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऑप्शनल को अच्छा करने की टाइमलाइन दिसंबर या जनवरी तक अच्छा हो जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड प्रायोरिटी शुड बी जीएस प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड स्टडीज। अभी से जीएस की प्री प्लस मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इन सबका अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके साथ में आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में मेंस में भी काफी हेल्प होती है। थर्ड थिंग, दे शुड स्टार्ट एटलीस्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के भी पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना चाहिए समय के साथ साथ। एंड फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स फुल लेंथ टेस्ट, नवंबर दिसंबर तक फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। सर थोड़ा डिफरेंट लाइंस पर एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो कि आपको अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के जर्नी में ही ये बता दे रहा है कि आप कितने परसेंट प्रिपेयर्ड है, किस लेवल पर प्रिपेयर्ड है, किस टॉपिक में, और उसके वजह से आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तभी आपको एक रियल टाइम डेटा बैक्ड एनालिसिस मिल रहा है अपने प्रिपरेशन का, तो क्या लगता है आपको सर, ये ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, और अपने अटेम्प्ट को सेव करने में क्या इससे हेल्प मिलेगी? क्योंकि अटेम्प्ट वेस्ट होता है बहुत इजीली, आपको पता ही है, तो वो हिसाब से थोड़ा सा बताइए सर। दैट वुड बी वेरी यूजफुल, क्योंकि इट कैन सेव यू अटेम्प्ट आल्सो। अटेम्प्ट लिमिटेड होते हैं तो अटेम्प्ट आपका बच जाता है उससे। सेकंड थिंग, काफी ज्यादा अगर आपको पहले से पता है कौन सा वीक एरिया है, सो दैट कैन हेल्प यू वर्क ऑन दोज वीक एरियाज, तो काफी अच्छा है सिस्टम। तो सर एक एस्पिरेंट को अपने प्रिपरेशन में मेंस का आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? मतलब जैसे आपने कहा कि आपने मल्टीपल टेस्ट दिए प्रीलिम्स के लिए और बाकी जो आपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताई, तो किस ड्यूरेशन में आपने मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी और कर देनी चाहिए कि एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में जो 3 महीने का अराउंड जो टाइम मिलता है उसमें इनफ है, या आपको पहले के भी जो 1.5 साल में आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी एक सर्टन ड्यूरेशन तक के प्रीलिम्स के पहले तक के देना क्या लॉजिकल रहेगा? सर प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिए हमें। इसके लिए सही मैंने टेस्ट सीरीज की मदद ली थी। जैसे मेरे पे प्रेशर था कि जैसे पॉलिटिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल एकदम टाइम बाउंड मैनर में फॉलो करना चाहिए। अगर प्रिपरेशन नहीं भी है, इवन इवन इन दैट केस आपको टेस्ट तो टाइम पे देना चाहिए। तो उससे मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता था कि जैसे 20 जिस मंथ को मेरे को पॉलिटिकल प्रीलिम्स का टेस्ट देना है और मेंस का टेस्ट देना है, तो उसके लिए जो 20 डेज रहते थे, हर एक टेस्ट 20 से 14 डेज के इंटरवल में होता है, तो मैं डेली आंसर राइटिंग करता था पॉलिटी 20 डेज की। आफ्टर दैट जब मैं डेली आंसर राइटिंग कर लेता था तो फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट लिखता था ऐसे मैंने स्टार्ट करा। और डेली आंसर राइटिंग के लिए प्रेशर क्रिएट होता था फुल लेंथ टेस्ट, बिकॉज आई विल हैव टू राइट 20 क्वेश्चन इन दी फुल लेंथ टेस्ट। तो उस प्रेशर के कारण मैं डेली एक आंसर तो लिखता ही था, सो दैट आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फुल लेंथ टेस्ट। सर अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिजिटल इंडिया को काफ़ी प्रमोट एंड बूस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से अगर कोई एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में टेक्नोलॉजी को की हेल्प लेके इंटीग्रेट करे, तो सर उससे क्या आपको लगता है कि हेल्प होगी, या फिर आपने कभी ऐसा ट्राई किया है और कितने लेवल्स तक के आपको टेक्नोलॉजी की अपने प्रिपरेशन में हेल्प मिली है? थोड़ा सा बताइए सर।
इन माय पर्सनल ओपिनियन टेक्नोलॉजी ही एक बड़ा कारण थी कि मैं 3 बार तक रेगुलर इंटरव्यू तक तो पहुंच पाया, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन सेव योर टाइम, कैन सेव योर मनी एंड कैन सेव योर एनर्जी। और ये तीनों फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक एस्पायरेंट के लिए। मैंने कंप्लीटली इनिशियल फेज में मैं सेंटर पे जाता था टेस्ट देने के लिए, सो दैट टू गेट अ एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इन ऑफलाइन मोड। बट आफ्टर दैट जब मेरा फर्स्ट टाइम का काफी इशू था, तो मैंने घर पे टेस्ट सीरीज लिखना चालू कर दिया था। तो आपका सेंटर पे जाने का टाइम बच जाता है अगर आप और दूसरा आपकी जो कॉस्ट आती है, जैसे दिल्ली में कुछ लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दिल्ली में दिल्ली का जो एडवांटेज है वो आपको घर पे बैठ के मिल सकता है ऑनलाइन कोचिंग की मदद से, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की मदद से। सेकेंड एडवांटेज ये है टेक्नोलॉजी का। और थर्ड एडवांटेज आपका एनर्जी सेविंग भी काफी सारी करी जा सकती है, बिकॉज हर एक चीज में जैसा अगर आप फिजिकल जैसे मेरा जो शेड्यूल रहता था, मैं रूम के बाहर रेयरली कभी जाता था, बहुत कम में जाता था। सारी मेरे स्टडी मटेरियल मेरे घर पे आ जाते थे, तो मेरा जो बाहर जाने का टाइम था, जो एफर्ट लगता था वो बच जाता था, और वो सारा एफर्ट टाइम में अपनी स्टडीज पे लगा देता। तो ये भी एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी। आप घर से पढ़ सकते हो, काफी कन्वीनियंट वे में पढ़ सकते तो सर जैसे ऑलमोस्ट हमने प्रिपरेशन के हर एरिया को टच करने का ट्राई किया ही है इस एपिसोड में, बट फिर भी ऑन द टॉप ऑफ योर हेड ऐसी कौन सी वो एक टिप होगी या फिर एक ऐसा कोई आपके पास में रामबाण उपाय होगा जो आप एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करना चाहेंगे, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन में बूस्ट भी मिले और शायद सक्सेस भी मिल जाए। आई वुड से, बिकॉज मेरा अभी जो एक्सपीरियंस है मेंटोरशिप का भी स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैं फाइंड करता हूँ कि इस जर्नी को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहिए। तो यूपीएससी इज सिंपल बट नॉट इजी। तो सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी, सिलेबस, स्टैंडर्ड बुक्स, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, ये पिलर्स हैं जिनको आप माइंड में रखिए और अपनी तैयारी को करिए। और एक बार जो स्ट्रेटेजी बना ली, उसको रिव्यू करिए, बट ड्रास्टिक चेंजेस मत लेके आइए। तो सर अभी जैसे इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन सर कब से स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब मेंस के बाद जो पर्सनालिटी राउंड के लिए एक टाइम मिलता है, उस टाइम ड्यूरेशन में एक एस्पिरेंट ने प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए ही एक पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ऐसा प्रिपरेशन का थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका और माइंडसेट होना चाहिए, या वो जो मेंस के बाद का टाइम है वो इनफ होता है, ऐसा आपको लगता है? आपने कैसा किया सर इसमें, इस चीज़ में? एंड सेकेंडली सर, आपको कोई अगर किस्सा याद हो अपने इंटरव्यू का, कोई पूछा हुआ क्वेश्चन या फिर कोई भी एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ शेयर कीजिए सर हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू क्वेश्चन, तो इसमें मुझे याद आता है जो मैम थी, सत्यवती मैम, जिनके साथ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो शी आस्क्ड मी कि आपके जो भीलवाड़ा है उसमें काफी टूरिज्म को प्रमोट करने का स्कोप है, बट टूरिज्म अभी भी इतना अच्छा नहीं है। तो हाउ हाउ विल यू गोइंग टू प्रमोट टूरिज्म इन भीलवाड़ा? तो उसमें मैंने काफी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ली थी। जैसे टूरिज्म को अभी काफी डिफरेंट डायमेंशंस में प्रमोट किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक वे में भीलवाड़ा में टेक्सटाइल का काफी ज्यादा इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल में किस तरीके से मेक इन इंडिया का काम हो रहा है भीलवाड़ा के अंदर, सो हुएवर इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट इंडस्ट्री बिजनेस, तो भीलवाड़ा को उस तरीके से डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट किया जा सकता है। सेकंड थिंग, भीलवाड़ा में वुमेन का एम्पावरमेंट, वुमेन का एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल काफी अच्छा है। तो हाउ other states, other people can learn and can gain the knowledge about women empowerment from Bhilwara. तो उस तो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में टूरिज्म को लिंक करके भीलवाड़ा की वो चीजें दिखाई जा सकती है। थर्ड थिंग, भीलवाड़ा में इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी काफी ज्यादा है। काफी सारे वहां पे पॉन्ड है। तो किस तरीके से इन्वायरमेंट को लोकल लाइवलीहुड के साथ में इंटीग्रेट करके एमजी नरेगा में जो काम हुआ, तो वहां पे पॉन्ड को टूरिज्म पोटेंशियल के तौर पे दिखाया जा सकता है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंटल कॉन्शियस लोग हैं, वो किस तरीके से वहां पे आके वहां से कुछ लर्निंग ले सकते हैं और उसको फन वे में इंफोटेनमेंट की तरह दिखाया जा सकता है। तो ये मैंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ली थी, और वो मेरे को काफी अच्छा लगा था कि दिस इज अ डिफरेंट एंड यूनिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट टूरिज्म, कि उसके साथ में इंफॉर्मेशन भी दी जा सके और लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल टूरिज्म भी जनरेट करा जा सके। एंड आई वुड से कि आई मेड दिस मिस्टेक कि मैंने प्रीलिम्स के और मेंस के साथ में इंटरव्यू को कहीं मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, प्रिपेयर फॉर ऑल दी स्टेजेस इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो
ये मेरे को बाद में कोर्स किया, आपको मेंस के बाद में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। यू शुड स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, जहाँ पे आप अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपने स्टेट के रेलेवेंट करंट अफेयर्स, डिस्ट्रिक्ट के रेलेवेंट करंट अफेयर्स, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रेलेवेंट मटेरियल, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, सो दैट बिकॉज मेंस के बाद में रिजल्ट जब तक नहीं आता तो इंटरव्यू की तैयारी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, और जब रिजल्ट आ जाता है और आप क्लियर कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के लिए इतना टाइम नहीं रहता कि आप यू कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इन अ कम्प्रिहेंसिव मैनर। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन। सर अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जो नोट्स के साथ साथ आपको PYQs भी अटैच्ड फॉर्म में दिलवा दे, तो क्या ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा सर? आपका क्या टेक है इस पे? Yeah, that would help because it is going to save a lot of time and effort. ओके। जो मैंने करा था तो उसमें मैं नोट्स पढ़ता था, देन पीवाईक्यूज के देखता था। अगर कुछ ऐसा रिसोर्स हो जहाँ पे आपको सिलेबस प्लस नोट्स प्लस पीवाईक्यू ये तीनों एक साथ इंटीग्रेटेड वे में हो, और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो, तो that will definitely help students a lot. सर इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो क्या आप अपने स्कोर्स शेयर कर सकते हैं सर, कि आप कितने क्लोज पहुंचे थे एग्ज़ाम को क्लियर करने में और किस अटेम्प्ट में, मतलब दैट विल बी हेल्पफुल सर अगर आप शेयर कर पाए तो। Every time it was in my first two attempts it was 16 marks, in second attempt it was in third attempt it was around 14 marks. दैट वाज रियली क्लोज सर। तो सर फिर आपने फोर्थ अटेम्प्ट देने का सोचा नहीं क्या, या फिर कुछ आपकी स्ट्रेटेजी है, आपने वो प्लान ड्रॉप किया है या आगे कंटिन्यू करेंगे? सर क्या सोच रहे हैं आप उसके बारे में अभी फिर? एक्चुअली आई थॉट कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग। सेकंड थिंग आई थॉट कि अभी कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेके, बिकॉज आई हैव गिवन ऑल द थ्री अटेम्प्ट्स इन अ कंटिन्यूअस मैनर, तो रीस्ट्रेटेजाइजिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। और आई थिंक कि वो एक इशू हो सकता था कि अगर एक साल का ब्रेक लें और दोबारा से सोचे शांत दिमाग से कि कहाँ पे इशू रह रहा है, तो इसलिए मैंने एक साल का ब्रेक लिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सत्यजीत सर ने बताया कि यूपीएससी भले ही कितनी चेंजेस लाते हैं अपने पैटर्न में या क्वेश्चंस में, स्टैटिक पोर्शन का हेवी डोमिनेंस ये हमेशा से ही रहा है और रहेगा। पर अगर आपको कोई ऐसा टूल मिल जाए जो आपको बता सके कि आप स्टैटिक पोर्शन के किन टॉपिक्स में कितने वीक है और कहाँ काम करने से आपको प्रीलिम्स के जो स्कोर है कट ऑफ का उसको कंफर्टेबली क्लियर करने में हेल्प मिले, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? और अगर हाँ, तो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम एक ऐसा ही टूल है जो आपको आपकी प्रिपरेशन का एक माइक्रो एनालिसिस देता है और आपकी प्रीलिम्स बड़ी ही सरलता से क्लियर करवाता है। तो देर किस बात की, ज्वाइन द रैंक 1 प्रोग्राम बाय जस्ट क्लिकिंग द लिंक बिलो। एंड हमारे और भी एक्साइटिंग ऐसे ही पॉडकास्ट एपिसोड्स को देखने के लिए सरल यूपीएससी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।